अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछले सेशन में हमने हेरिडिटी पेरेंट टू प्रोजेनी के हिस्से दुआ में देखा कि किस तरह से मुबादले जो है वो एक खुसूसियत को लेके जाने के हामिल होते हैं। ये मुबादले दरअसल कोई और चीज़ नहीं बल्कि जीन है, जो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जीन दरअसल क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और जो कि वालिदैन से बच्चों तक खुसूसियत के मुंतकिली के ज़िम्मेदार होते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे आज किस तरह से डार्विन ने अपने नज़रियात को पेश किया और उन नज़रियात की खूबियाँ क्या थी, उन नज़रियात का जो तफसीली ख़ुलासा है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही साथ इर्तिक़ा किस तरह से होता है और इर्तिक़ा के शवाहिद या सबूत किस तरह से हमें हासिल होते हैं, वो चाहे आज़ा के हिसाब से हो, चाहे जो है जिनिन के हिसाब से हो, या फिर जो है इनके आज़ा के इस्तेमाल के तरीक़े उनके हिसाब से। इस तरह के शवाहिद या फिर रकाज़ी शवाहिद जो हमें मिलते हैं इर्तिक़ा के बारे में, उनके बारे में आज मालूमात हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं पहले डार्विन का जो नज़रिया था उसका तफसीली जायज़ा। डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा इख्तिसार के साथ। इसका फ़र्स्ट पॉइंट है, किसी अज़वे की एक आबादी किसी ग्रुप में तग़य्युरात नमूदार होते हैं तो ग्रुप के तमाम अफराद में इकसां नहीं होते। यानी कि तग़य्युरात अगर से किसी अज़वे की आबादी के एक ग्रुप में हुए तो ज़रूरी नहीं कि सब में इकसां तग़य्युरात वाक़ हों। तवारुस के ज़रिए तग़य्युरात वालिदैन से नस्ल में मुंतकिल होते हैं। किसी आबादी के बेशुमार अफराद में फ़ितरी इंतखाब का अमल इनकी बक़ा के लिए मुस्तक़बिल जहद का रास्ता पैदा करता है। यानी कि आबादी के जो अफराद हैं उनमें फ़ितरी इंतखाब या क़ुदरती इंतखाब जो है इनकी बक़ा के लिए ज़िम्मेदार होता है। जैसे कि हमने भौरों के केस में देखा था, सब्ज़ रंग के भौरे इनकी ज़िंदगी की बक़ा के लिए अच्छे साबित हुए, यानी कि इनका रंग सब्ज़ रंग इनकी ज़िंदगी के बक़ा के लिए बेहतर साबित हुआ। ऐसे जानदार जिनमें तग़य्युरात इनकी बक़ा और तौलीद के माविन हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक बाक़ी रहते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं बनिस्बत उन अज़वियों के जिनमें कम सूदमंद खुसूसियत पाई जाती हैं। तो जो तग़य्युरात है वो तग़य्युरात अगर से जानदार में तौलीद में माविन साबित हुए तब वो बहुत ज़्यादा दिनों तक बाक़ी रहते हैं और इनकी नस्ल भी अच्छे से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पाँचवा पॉइंट है, ज़िंदा रहने वाले जानदारों के नौखेज़ बच्चे मुफीद तग़य्युरात को मौरसी तौर पर मुंतकिल कर लेते हैं और यही तरीक़ा नई नस्ल के लिए इस वक्त तक अपनाया जाता है जब तक कि तग़य्युरात आम खुसूसियात में तब्दील ना हो जाएं। छठवां पॉइंट है, माहौल के बदलने से इस इलाक़े के जानदार जदीद हालात के लिए अपने अंदर मुताबिकत पैदा कर लेते हैं, यानी कि माहौल के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। सातवां पॉइंट, एक तवील वक्फ़े के बाद जानदार किनों कई किस्म की तब्दीलियों को जमा कर लेती हैं। मतलब छोटी छोटी जो तब्दीलियाँ होती हैं वो तब्दीलियाँ एक लंबे अरसे में क्या हो रही, एक जानदार की नौ में, मतलब एक मखसूस नौ में जमा होंगी। जो भी जानदार की तब्दीलियाँ होंगी वो उसमें उसकी नौ में जमा होते जाएंगी, ये नई नौ तब्दील हो जाती है। तो जो तब्दीलियाँ जमा हो रही हैं बाद में क्या होता है, वो जानदार एक नई नौ में तब्दील होता जो असल अनवा से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, यानी कि इनकी जो असल नौ है उससे ये मुख्तलिफ होगा। ज़मीन पर तमाम अनवा का इर्तिक़ा इसी तरह होता है और ये क्या होगा, इर्तिक़ा का बाज़ बनेगा तो ज़मीन पर जो है तमाम अनवा जिनमें भी इर्तिक़ा हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। आठवां पॉइंट है, इर्तिक़ा एक सुस्त और मुसलसिल अमल है, यानी कि इर्तिक़ा आहिस्ता से होने वाला लेकिन मुसलसिल हमेशा होने वाला एक अमल है जिनमें हमेशा कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ वाक़ई होते रहती हैं। अगर से तब्दीलियाँ मुस्बित हो गई तो ये इर्तिक़ा बहुत अहमियत का हामिल होगा। डार्विन के नज़रिए में कई नक़ाइस और एतराज़ात हैं। कई एक जदीद नज़रियात जैसे तालीफ़ी नज़रिया, सिंथेटिक थ्योरी, तब्दीली नज़रिया या फिर म्यूटेशन थ्योरी वगैरह भी पेश किए गए। तो अब यहाँ पर डार्विन ने जिन तब्दीलियों के बारे में बयान किया था उन तब्दीलियों के हिसाब से दूसरे नज़रियात भी पेश किए गए। उनमें सिंथेटिक थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी या फिर तालीफ़ी नज़रिया और तबद्दुली नज़रिया, यानी कि म्यूटेशन तबद्दुल। डीएनए में अचानक जो तब्दीली वाक़ई होती है वो नज़रिया कहलाता है तबद्दुल। तो इस तरह से तबद्दुल या म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन के ज़रिए भी नई नस्लें हासिल की जा सकती हैं। तो अब तक जो था डार्विन के नज़रिए के मुताबिक इर्तिक़ा सुस्त रफ्तार से होने वाला अमल था, नई नस्लें सुस्त रफ्तार से हासिल होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन नज़रियों के साथ एतराज़ात भी सामने आए। तालीफ़ी नज़रिया और तबद्दुली जो नज़रिया म्यूटेशन थ्योरी, इस नज़रिए के ज़रिए एतराज़ किया गया कि हम म्यूटेशन को या हम इर्तिक़ा को अलग से भी हासिल कर सकते हैं। ये किस तरह से हुआ, तो कई पौधों में जदीद टेक्नोलॉजी जो है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है और दूसरे जैसा कि टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है, उसमें जो है आपके प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी है, सिंगल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी है और
कैलस कल्चर टेक्नोलॉजी है, एंथर कल्चर है, ओवम कल्चर है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए क्या कर रहे हैं, डिज़ायरेबल नस्लों को हम हासिल कर सक रहे पौधों की। तो डिज़ायरेबल नस्ल यानी कि ऐसी नस्ल जिसमें ज़्यादा फल होते हों या फिर अच्छी तरह से जल्दी पुख्ता होती हों फसलें, उस तरह की नस्लों को हम आसानी से हासिल कर रहे हैं म्यूटेशंस के ज़रिए, तबद्दुलात के ज़रिए। तबद्दुल क्या है? तबद्दुल कोई और चीज़ नहीं बल्कि DNA में छोटी सी तब्दीली जो अचानक से वाक़ हो सकती हो और जो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकती हूँ, उसको कहेंगे हम तबद्दुल। तो इस तरह से इन नज़रियात के ज़रिए क्या किया गया, डार्विन के कुछ नज़रियात को चैलेंज किया गया या फिर उन पर एतराज़ किया गया। बच्चों, इर्तिक़ा के शवाहिद, तो यहाँ पे एविडेंसेस क्या है, एवोल्यूशन हुआ, इर्तिक़ा हुआ, तो इसके शवाहिद क्या है। इसके शवाहिद में जो है यहाँ पर आज़ा की बुनियाद को बताया गया, हम तरकीबी और दिगर तरकीबी आज़ा या मुशाबा आज़ा। तो यहाँ पर हम तरकीबी जो आज़ा है, ये आज़ा मुख्तलिफ़ अज़्ज़ों में, बाज़ आज़ा एक जैसे, बाज़ों बुनियादी साख्त तो एक जैसी होती है, लेकिन मुख्तलिफ़ जानवरों में ये मुख्तलिफ़ काम करने के लिए ढले हुए होते हैं। इन्हें हम तरकीब आज़ा कहा जाता है। तो बच्चों, जो हम तरकीबी आज़ा है, ये आज़ा क्या है, एक जैसे ही आज़ा हैं, लेकिन इन आज़ा का काम मुख्तलिफ़ है। जैसा कि अगर से इंसान है तो इसके अगले जवाहिर खाना खाने, कोई चीज़ पकड़ने के लिए काम आएंगे, जबकि इसके जो पिछले जवाहिर या पैर है वो पैरों से ये चलेगा। अगर से यहीं पर हम और एक मिसाल लेते हैं चीता या शेर की, तो यहाँ पर शेर के भी 4 पैर होते हैं और चीता के भी 4 पैर होते हैं। लेकिन क्या ये 4 पैर जो है, अगले 2 पैर और पिछले 2 पैर, क्या ये अगले 2 पैर से कोई चीज़ को पकड़ कर खाता है या कोई काम करता है? नहीं, ये चारों जवाहिर जो है इसके, ये इसको चलने में मदद देते हैं। तो इस तरह से इंसान सिर्फ 2 पैर से चल रहा है, जबकि चीता और शेर 4 पैर से चल रहे हैं। अगर से इसके बजाय हम ले लेंगे परिंदे या बर्ड्स, तो बर्ड्स में 2 पर होते हैं और 2 पैर होते हैं। वो 2 जो पर है वो अगले जवारा है, जो कि इन्हें उड़ने में मदद देते हैं, जबकि जो पिछले जवारा है पैर, ये क्या करेंगे, इनको किसी जगह पर ठहरने या रुकने में इनकी मदद करेंगे। तो इस तरह का इर्तिक़ा जिसमें एक ही तरह के आज़ा है लेकिन इनके अफ़ाल मुख्तलिफ होते हैं, ये कहलाएगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या फिर इनहराफी इर्तिक़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या थे, हम तरकीबी आज़ा थे, एक तरह से ही बने हुए हैं लेकिन इनका काम मुख्तलिफ होता है। इसके बाद देखेंगे मुशाबा आज़ा। मुशाबा आज़ा बाज़ जानदारों के आज़ा का इस्तेमाल मुश्तरक होता है लेकिन इनका वक़ू मुश्तरक नहीं होता है, गैर तरकीबी या मुशाबा आज़ा कहलाते हैं। बाज़ जानदारों के जो आज़ा है वो आज़ा का काम तो वैसे ही हो रहा है लेकिन इनका इर्तिक़ा जो है वो एक जैसा नहीं है दूसरे जानदारों से। जैसा कि हमारे पास बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई आसानी से उड़ सकती, तो जब बटरफ्लाई उड़ रही है तब क्या होगा, इसके पैर इसको उड़ने में मदद दे रहे हैं और इसके साथ इसके पैर भी है। पैर तो बहुत ज़्यादा होंगे, 6 से 8 पैर होंगे। अब हमारे पास जो बटरफ्लाई है जो उड़ रही है वो उसके पर उसको उड़ने में मदद दे रहे हैं, लेकिन अगर से हम किसी परिंदे को देखेंगे जैसे कबूतर है या तोता है या फिर चील है, तो इनके पर भी इनको उड़ने में मदद दे रहे हैं। तो दोनों के अमल क्या है, सेम है, काम सेम है, उड़ने में ही मदद दे रहे हैं। लेकिन क्या बटरफ्लाई का पर या तितली का जो पर है वो पर परिंदे के पर के बराबर मुशाबा है? क्या उसके भी विंग्स इंटरलॉक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या वो भी बहुत ऊंचाई तक उड़ने में इसकी मदद करते हैं? क्या अगर से हम बटरफ्लाई या तितली के परों को छुएंगे तो जैसा हम परिंदे के परों को अच्छा ज़ोर से पकड़ सकते हैं, क्या हम उसको ऐसा पकड़ सकेंगे? नहीं। तो ये डिफरेंसेस हैं इनमें, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं, अलग अलग काम नहीं है, उड़ने के ही काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो वक़ू है वह वक़ू मुख्तलिफ है। कॉकरोच है, कॉकरोच के बैरूनी ढांचे से इसके पर वजूद में आते हैं, ये भी इसे उड़ने में मदद देते हैं, लेकिन ये पर और परिंदे के पर में बहुत फ़र्क है। तो काम मुशाबा है लेकिन जो इनका महल वक़ू है, जो इनके वजूद है, जो इनका इर्तिक़ा हुआ है, वो इर्तिक़ा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस तरह का एवोल्यूशन कहलाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो अब यहाँ पर देखिए हम आज़ा के ज़रिए शवाहिद मिले कि किस तरह से एक दूसरे से मुशाबहत रख सकते हैं, इर्तिक़ा किस तरह से हो। तो बच्चों देखिए इस स्लाइड में यहाँ पर इंसान है, इसके ये पैर हैं, इंसान के पैर, उसके बाद चीता का पैर, ये देखने में तकरीबन मुशाबा है और इनका काम भी मुशाबा ही है। लेकिन व्हील है, व्हील के जो पैर है इसको क्या कर रहे हैं, तैरने में मदद दे रहे हैं, इसके पैर चलने में मदद दे रहे हैं, इसके भी चलने में, लेकिन व्हेल जो है, व्हेल के पैर जो है इसको पैर नहीं है बल्कि इसके पर है, तो ये मछली है इसीलिए इसको तैरने में मदद देंगे। इसके बाद चमगादड़ या बैट है ना, बैट के जो पर है इसके पर में देखिए यहाँ पर सिलवटें मौजूद है, ये क्या करेंगे, इसको उड़ने में मदद देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो जानदार हैं इनके आज़ा के हिसाब से भी देखें तो इनके तमाम के आज़ा एक तरह से
एक ही काम में मदद कर रहे हैं और तकरीबन का वक़ू भी एक जैसा ही है और बास का वक़ू एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जिनीनियात अगर से देखेंगे तो जिनीनियात यानी कि जिनीन की तैयारी, तो किस तरह से जिनीनियात के ज़रिए हम इर्तिक़ा के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस स्लाइड के ज़रिए। जिनीनियात से शवाहिद, मछली से इंसान तक मुख्तलिफ जानदारों के जिनीन में वाज़ेह मुमासिलत पाई जाती है। तो इंसान और मछली तक जितने भी जानदार हैं इनके जिनीन में जो है ना एक जैसी ही हालत मुमासिलत पाई जाती है। इनको इब्तदाई मराहिल में पहचानना मुश्किल है। इवन कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी है, कोई माहिर जिनीनियात भी है, तब वो भी इन मराहिल को आसानी से नहीं पहचान पाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है मछली का ये एम्ब्रियो। अगर से मछली का एम्ब्रियो इस तरह से है तो उसके बाद देखिए आप छिपकली का भी एम्ब्रियो तकरीबन मुशाबा ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद कछुआ का एम्ब्रियो थोड़ा सा फैला हुआ है लेकिन इनके दोनों के मुशाबा ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है मुर्गी, उसका भी एम्ब्रियो तकरीबन मुशाबा है। नेक्स्ट खिंजीर, इसका भी एम्ब्रियो मुशाबा ही है। नेक्स्ट गाय, इसका भी एम्ब्रियो इनसे मुशाबा ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद है खरगोश। तो सब में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है मालूम, दुम का आ रहा है। इस हिस्सों पर, इन दुम वाले हिस्सों पर थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जबकि हम ऊपरी हिस्से अगर से देखेंगे तो तकरीबन कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय इनकी जसामत ही बढ़ रही है, लेकिन दुम वाले हिस्से में थोड़ा सा फ़र्क है। इवन लास्ट इंसान है, इंसान की दुम भी जो है आपको कर्व या मुड़ी हुई नोकदारी आपको दिखाई दे रही। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मछली का दूसरा मरहला है ये। उसके बाद ये छिपकली, नेक्स्ट कछुआ, उसके बाद मुर्गी का ये दूसरा मरहला, नेक्स्ट खिंजीर का दूसरा मरहला, उसके बाद देखिए आप गाय का दूसरा मरहला जिसमें इसकी जसामत बहुत ज़्यादा बढ़ रही। नेक्स्ट इंसान है। वैसे ही अगर से आप मुकम्मल तौर पर बालिग या फिर नमो याफ्ता देखेंगे तब नमो याफ्ता आज़ा में जो है मछली के पर निकल आए, इसकी दुम है और ये वाज़ेह तौर पर आपको मछली दिखाई दे रही। छिपकली जो है, छिपकली के भी इस तरह से जो है आज़ा दुम जो है, दुम वाला हिस्सा सीधा होना शुरू हो गया और तकरीबन बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट कछुआ के भी खौल वगैरह, ये जो इसका ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ये इसका खौल वाला हिस्सा है, तो खौल वाला हिस्सा नमो पाना शुरू हो गया। मुर्गी है तो मुर्गी के बच्चे में देखिए पहले दो मराहिल में चोंच नहीं थी, लेकिन इस तीसरे मरहले में हम देखेंगे तो इसकी चोंच और इसके जो पैर है वो पैर निकल कर आए। ये पर वाला हिस्सा है और ये पैर वाला हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट खिंजीर में देखिए खिंजीर का मुँह का हिस्सा बदल गया। अब तक यहाँ पर नहीं तब्दील हुआ था ना, अब यहाँ पर देखिए इसका मुँह वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके पैर और इसकी दुम अलग-अलग एक दूसरे से हमको दिखाई दे रहे हैं। हाथ और इसके अगले और पिछले जवाहरा जो है वो बन रहे हैं। नेक्स्ट गाय में देखिए अब गाय के भी अगले और पिछले जवाहरा बन रहे हैं, इसका भी मुंह थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। नेक्स्ट खरगोश का जो है इसके भी अगले और पिछले जवाहरा बन रहे हैं और इसका भी मुंह थोड़ा सा तब्दील हुआ है, चेहरे वाला हिस्सा। इंसान का बच्चा देखेंगे तो यहाँ पर इसके हाथ और पैर, इसका असर ये सब एक दूसरे से अलग। तो पहले दो मराहिल में थोड़ा सा मुश्किल है जानना, पहला मरहला बहुत मुश्किल है, दूसरे मरहले में थोड़ी सी मुश्किल है, तीसरे मरहले में ये वाज़ेह तौर पर आपको एक दूसरे से अलहदा दिखाई दे रहे हैं। तो ये है जिनीनियाती शवाहिद जो कि इर्तिक़ा को ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए रकाज़ के ज़रिए शवाहिद। तो बच्चों रकाज़ क्या चीज़ है? रकाज़ वो जानदार जो किसी ज़माने में ज़मीन पर मौजूद थे लेकिन फ़िलहाल मादूम हो चुके। तो यहाँ पर ये जो जानदार हैं कभी ज़मीन पर थे लेकिन अब मौजूद नहीं है। इनकी अच्छी मिसाल है डायनासोर। तो आमतौर पर हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं, जुरासिक पार्क जो है आप फिल्म भी देखे होंगे इनके बारे में, तो ये जस्ट इमेजिनरी है, ये पूरा फिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायनासोर है वो डायनासोर क्या है, कभी मौजूद थे लेकिन आज दुनिया में ये मौजूद नहीं है। लेकिन हम कैसे बोल सकते इतना कॉन्फिडेंटली कि ये मौजूद थे? तो ये इनके ढांचे अभी भी मिल रहे हैं। तो ऐसे कई जानदार हैं जो रोए ज़मीन पर मौजूद थे लेकिन ये मादूम हो चुके हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं। ये ख़त्म किस वजह से हुए हैं? हो सकता है मौसमी हालात कुछ ख़राब थे हों जो इनके लिए सूटेबल नासाजगार थे हों, सूटेबल ना थे हों, या फिर हो सकता है कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से भी ये मादूम हो चुके हों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो जानदार हैं प्रेडेटर्स है, यानी कि इनके जो शिकारी है इनके लिए ख़तरा बन चुके हों, उसकी वजह से ख़त्म हो गए हों। तो ये मुख्तलिफ़ हालात है या फिर हम क्या कहेंगे इसे, मुख्तलिफ़ अवामिल हैं जो कि किसी जानदार के मादूम होने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर रकाज़ी शवाहिद है, रकाज़ यानी कि वो जानदार जो ज़मीन पर मौजूद थे अब ख़त्म हो चुके हैं, मादूम हो चुके हैं, लेकिन उनके बाक़ियात है तो उन बाक़ियात को कहा जाएगा रकाज़ या फॉसिल्स। तो कई फॉसिल प्लांट्स है, कई फॉसिल एनिमल्स हैं जो कि
ज़मीन पर कभी मौजूद थे लेकिन आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए उनके ज़रिए सबूत इकट्ठा करते हैं, उनके ज़रिए मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। रकाज़ वो जानदार जो मादूम हो चुके हैं या इनमें से चंद रकाज़ की शक्ल में पाए जाते हैं, इनसे इर्तिक़ा के सबूत मिलते हैं। डायनासोर भी इसी तरह मादूम हो चुके जानदार हैं। ये देखिए एक रकाज़ है जो जिसके नखूश जो है कीचड़ में दबी हुई हालत में पाए गए। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये प्रिजर्व हो जाते हैं, ज़ख़ीरा हो जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, कीचड़ में दब जाते हैं या चट्टानों पर ये इनकी छाप छोड़ जाते हैं। तो ये कई अरसे के बाद ये अगर से खुदाई के दौरान मिलते हैं तो इनको देखकर इनसे इर्तिक़ा के सबूत हासिल किए जा रहे हैं, मालूमात हासिल की जा रही हैं। ये देखिए बच्चों, ये है डायनासोर का ढांचा। ये डायनासोर का जो ढांचा है ये इसका नाम है कीटोसॉरस, जो आदिलाबाद के एक छोटे से मौजू यमुनापल्ली के जंगलात में हासिल किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो डायनासोर है ये भी क्या है, मादूम हो चुका जानदार है। इसके बाक़ियात हमको हासिल हो रहे हैं तो इसे भी हम कहेंगे रकाज़। और जो भी रकाज़ का मुताला होता है वो कहलाता है पैलेंटोलॉजी। रकाज़ का मुताला पैलेंटोलॉजी या रकाज़ियात कहलाता है। क्या आप जानते हैं आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जो जानदार है जो कि परिंदों और रेंगने वाले जानवरों के बीच में इत्तिसाली कड़ी के तौर पर माना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स की तस्वीर है ये। क्या ये एक परिंदे से मुमासिलत रखता है क्योंकि ये उड़ सक रहा है, या हवा में यानी कि रेंगने वाला जानवर है, या दोनों हैं? तो ये रेंगने वाला जानवर है कि उड़ने वाला जानवर है, या फिर ये दोनों हैं? ऐसा जानदार जिसमें दो मुख्तलिफ ग्रुप्स की खुसूसियत पाई जाती हैं। तो ऐसे जानदार जिनमें दो मुख्तलिफ जानदार यानी कि उड़ने वाला भी है, ये साथ में रेंगने वाले खुसूसियात को भी ज़ाहिर कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम इत्तिसाली कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स में चंद खुसूसियात परिंदों की और चंद खुसूसियात हवाम की होती हैं, लिहाजा इनको परिंदों और हवाम के दरमियान इत्तिसाली कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक के तौर पर शनाख्त किया गया है। आर्कियोप्टेरिक्स की और एक खासियत क्या थी बच्चों, इसके जो परिंदे हैं उनमें दांत नहीं होते। आर्कियोप्टेरिक्स की चोंच में दांत भी पाए गए थे। तो ये अभी इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। जो भी फॉसिल हासिल होते हैं ना उनको क्या करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। रिकन्स्ट्रक्ट करना मतलब उनको दोबारा उसी शक्ल में ठहरा करने की कोशिश करना। जैसा कि यहाँ पर हमने कीटोसॉरस को देखा है। ये जो ढांचा है, आप क्या बता सकते हैं कि हड्डियाँ जो है बग़ैर गोश्त की किस तरह से टिकी हुई हैं? तो आप यहाँ पर देखिए, इसके निचले हिस्से में एक पट्टी लगी हुई है। ये पट्टी के ज़रिए जो है ना कई बोल्ट्स मौजूद हैं, वो नटों के ज़रिए, बोल्ट्स के ज़रिए जो है ना हर हड्डी को जोड़ा गया है। इस तरह से जोड़ के एक फ्रेम के ज़रिए इसको ठहरा किया गया है। तो ये कीटोसॉर जो है ये एग्जैक्टली अगर से कोई मर गया है जानदार, उसकी हड्डियां हैं, तो हड्डियां ऐसे ही नहीं टिकेंगी, बल्कि इनको एक फ्रेम के ज़रिए टिकाया जाता है और इसी को कहते हैं रिकन्स्ट्रक्शन, दोबारा से इसको तामीर करना या तैयार करना। इंसानी इर्तिक़ा। इंसानी इर्तिक़ा वो इर्तिक़ाई तरीक़ा है जो जदीद दौर के इंसान के ज़हूर तक हमारी रहनुमाई करता है। तो बच्चों के इंसान में भी इर्तिक़ा हुआ है। तो यहाँ पर माना जाता है कि इंसान जो है, जो क़दीम दौर के इंसान थे, वो इंसान और जदीद दौर के इंसान एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। वो लोग जंगलों में रहते थे, वो लोग शिकार करते थे, वो लोग कच्चा गोश्त खाते थे, वो लोग जो है पकवान उनको नहीं मालूम था, वो सारी चीज़ें थी। उसके अलावा उनके जिस्म पर लंबे बाल हुआ करते थे। उसके बाद होते 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 जो जदीद दौर का आज का इंसान है, ये इंसान आज के इंसान जो है क़दीम इंसान से इर्तिक़ा पाया हुआ है, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इंसानी इर्तिक़ा किस तरह से हुआ। क्या आप जानते हैं इंसानी इर्तिक़ा वो इर्तिक़ाई तरीक़ा है जो जदीद दौर के इंसान के ज़हूर तक हमारी रहनुमाई करता है। पौधों और दीगर जानवरों की तरह हम जैसे मौजूदा दौर के तमाम इंसानों को भी पौधों और दीगर हैवानात की तरह एक इब्तिदाई इंसान का ज़हूर 7,50,000 साल क़ब्ल हुआ। हमारी अपनी नौ होमो सेपियन का पहला यकीनी रकाज़ से पता चलता है कि एक ख़तई शक्ल का इंसान ज़मीन पर 2,50,000 साल क़ब्ल नमूदार हुआ था। होमो हैबिलस का वजूद 1.6 ta 2.5 मिलियन साल क़ब्ल हुआ था। होमो इरेक्टस का वजूद जो है 1 ta 1.8 मिलियन साल क़ब्ल हुआ था। नेक्स्ट होमो सेपियन निंडरथालिस का वजूद जो है ये 1,40,000 साल क़ब्ल रहता था। नेक्स्ट मौजूदा इंसान होमो सेपियन है जिसका वजूद 10,000 साल क़ब्ल आया। तो यहाँ पर देखिए ये 4 अलग अलग अनवा है, 4 अलग अलग
अनवा के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। होमो हैबिलस जो कि 1.6 था 2.5 मिलियन साल कबल ज़मीन पर मौजूद थे। इनसे इर्तिक़ा हुआ होमो इरेक्टस का जो कि 1.0 था 1.8 मिलियन साल कबल मौजूद था। नेक्स्ट होमो सेपियंस नेंडरथालिस से, तो यहाँ पर इनका 1,40,000 साल कबल इनका वजूद था। इनसे हमारा इर्तिक़ा हुआ होमो सेपियन। अब जो मौजूदा इंसान है इनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन और हमारा वजूद करीब करीब 10,000 साल कबल वजूद में आया है। तो मतलब हम इन तमाम जिद्द आला के बाद हम इर्तिक़ा पज़ीर होमो सेपियन से। हमने देखा इंसान का भी इर्तिक़ा अलग अलग होमो हैबिलस से होते हुए होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो नेंडरथालिस, होमो सेपियन नेंडरथालिस के बाद होमो सेपियंस का वजूद अमल में आया जो जदीद दौर का इंसान है। इसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। तो बच्चों देखिए, इंसान एक गश्ती म्यूज़ियम है। इंसान को गश्ती म्यूज़ियम क्यों कहा गया है? क्या सच में इंसान एक म्यूज़ियम है या फिर इंसान एक इंसान है? इंसान को गश्ती म्यूज़ियम इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसान में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ आज़ा ऐसे जो अभी भी उसके लिए कारामद नहीं है या उसके इस्तेमाल में नहीं है। जैसा कि कान के पास एक छोटी सी हड्डी, स्ट्रिप बोन कहते हैं इसे, तो वो छोटी सी हड्डी हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ऐसा माना जाता है। ये एक वेस्टिजियल आर्गन है, यानी कि एक इजाफी उनसी अज़ू कहलाएगा। नेक्स्ट अपेंडिक्स की मौजूदगी। तो हमारी बड़ी आंत के स्टार्टिंग में जो है ना एक छोटी सी थैलीनुमा ज़ायदा पाया जाता है, उसे कहा जाता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल आर्गन कहलाता है क्योंकि कभी किसी ज़माने में ये इंसानों में बहुत कारगर था, कारामद था, ये वर्किंग था, लेकिन फ़िलहाल ये कोई काम नहीं करता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, इसमें छोटा सा इन्फेक्शन जो है पेट के दर्द के बाज़ बनता और साथ ही साथ जो है इसको ऑपरेट करके निकाल भी दिया जाता है। बाज़ कंट्रीज़ में क्या होता है, बच्चों की पैदाइश के वक्त ही इनके अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। इंसान एक गश्ती म्यूज़ियम। इर्तिक़ाई मराहिल के दौरान जानदारों में चंद ऐसे अज़वे भी बाकी रह चुके हैं जैसे माई ज़ायदा यानी कि अपेंडिक्स, पैदाइश से पहले दुम की मौजूदगी। तो बच्चों हमने जीनियाती शवाहिद में देखा कि पैदाइश से पहले इंसान के बच्चे की भी दुम मौजूद थी। रीढ़ की हड्डी जो है वो फैली हुई थी, लंबी थी। तो ये दुम की मौजूदगी जो है पैदाइश से पहले होती है। जैसे जैसा फीटस का ग्रोथ बढ़ता जाता है, नमू बढ़ता जाता है, वैसा वैसा क्या होता है, इसकी दुम गायब होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है जिल्द पर बाल। जिल्द पर बाल ज़्यादा कारामद नहीं है क्योंकि ये बाल बहुत छोटे होते हैं। अगर से हम रेंज के बाल ले लेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये बाल इसको गर्मी से बचाएंगे, लेकिन इंसान की जो जिल्द पर बाल है वो जिल्द पर बाल इसके लिए उतने ज़्यादा कारामद नहीं है। नेक्स्ट होता है कान का ज़्यादा स्ट्रिप बोन। तो यहाँ पर ये भी जो है कारामद नहीं है। नेक्स्ट मर्दों में पस्तानी गुदूद। मर्दों में पस्तानी गुदूद पाए जाते हैं जो कि गैर कारगर होते हैं, लेकिन फिर भी ये मौजूद हैं। तो इस तरह से ये सारे वेस्टिजियल आर्गन्स की मौजूदगी जो है इंसान को एक गश्ती म्यूज़ियम में बदल देती है, यानी कि इंसान एक गश्ती म्यूज़ियम कहलाता है क्योंकि ये इर्तिक़ा के दौरान ये सारे आज़ा एक एक करके तकरीबन चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये आज़ा अभी भी मौजूद हैं। तो इस तरह से ये आज़ा कहलाएंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो कि अभी कारगर नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये इंसानी जिस्म पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सवालात क्या क्या होते हैं। कुछ सवालात हैं जो आपके ही रीडर से लिए गए हैं। इनमें है तग़य्युरात से क्या मुराद है, यानी कि तग़य्युरात क्या हैं इनके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, अगर से हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के दरमियान में इख्तिलात करवाते हैं तो आने वाली नई नस्ल के जो मुमकिना ट्रेड्स है या फिर मुबादले हैं वो किस तरह से हमको हासिल होंगे। नेक्स्ट, मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस जो अंजाम दिया है उसके नताइज क्या हैं। इसके आपको जीनोटाइपिक भी लिखना है, फिनोटाइपिक भी लिखना है। मैंने बताया जीनोटाइपिक के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई एक होता, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक होता, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक होता, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई ये एक होता। तो 4 किस्म ये हो गए। तो यहाँ पर इनका रेशो 1:2:2:3 इस तरह से एक नया रेशो आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, अगर से हम देखेंगे गाय का इर्तिक़ा, तो ये इर्तिक़ा किस तरह से वजूद में आया। रकाज़ी शवाहिद या रकाज़ी सबूत से क्या मुराद है। नेक्स्ट, जिनिनियाती जो शवाहिद है वो शवाहिद किस तरह से हमको नस्ल के इर्तिक़ा के बारे में सबूत पेश करते हैं। नेक्स्ट, लेमार्क के नज़रिए से क्या मुराद है। डार्विन की नज़रिए की खूबियाँ क्या थी। डार्विन के नज़रिए को कौन कौन सी नज़रियात ने चैलेंज किया है। नेक्स्ट,
अगस्टस वाइजमैन के नज़रिए को पेश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इर्तिखा ना होता तो क्या होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर से लेमार्क के नज़रिए के मुताबिक इर्तिखा होता, जैसा कि लेमार्क ने कहा था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि इक्तिसाबी खुसूसियात का तवारुस, अगर से इक्तिसाबी खुसूसियात का तवारुस वाक़ होता, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होता, तब क्या होता। जिस तरह से चूहों की दुम अगर से कट कर दी जाती या फिर दुम नहीं होती तो नई नस्ल में क्या क्या हालात पैदा होते, कौन कौन से वो हालात होते जो कि लेमार्क के नज़रिए के हिसाब से अगर से हम सोचे तो होंगे। अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के मुख्तलिफ़ आज़ा का मुआयना कीजिए और उनका मवाजना कीजिए, एक दूसरे से उनका तक़ाबुल कीजिए और उस पर एक मखसूस नोट लिखिए। तो बच्चों, ये था तवारुस हिस्सा सुवम, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सबूतों के बारे में, शवाहिद के बारे में मालूम किया, इर्तिखाई शवाहिद के बारे में। इंसानों का इर्तिखाई शवाहिद मालूम हुए हमको और जानदारों से भी किस तरह से शवाहिद एक दूसरे से इर्तिखा का मिलन है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनके बारे में हमने मालूमात हासिल की। रकाज़ी शवाहिद भी हमको मिले, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हमने मालूमात हासिल की, डायनासोर कीटोसारस के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की और साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ा जो हम तरकीबी और दिगर तरकीबी है, इनके बारे में मालूमात हासिल की। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इर्तिखा क्या है, इसके बारे में मालूमात हासिल की और साथ ही साथ हमने जो इंसान एक गश्ती म्यूज़ियम है, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स या उनसे आज़ा के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की। तो ये था तवारुस और इर्तिखा जो है इसका हिस्सा सुवम था। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।